जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और ये वाला जो सेगमेंट है थोड़ा सा हम लोग जो है उसको पे फोकस इस तरह से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बड़ा सुना होगा मोहम्मद अली सतपारा साहब के हवाले से, जो कि K2 सर करने गए थे और अभी तक लापता है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इश्यूज उठ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आज हमने ये सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ ऑथेंटिक चीज़ें सामने लेकर आई जाएं और उन लोगों से आप बात करवाई जाए जो बहुत इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और रेस्क्यू टीम जिस तरह से उनको ढूंढने में लगी हुई है, किस हद तक वो पहुंची है, कहाँ तक वो कामयाब हुए हैं, क्या सूरत हाल है आज तक की। आज हम उनसे जो है वो इस बारे में बात करेंगे और आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ अल्पाइन क्लब अबू जफर सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए, और बहुत इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से आप लोगों की राय बड़ी मायने रखती है। नहीं, आपका भी शुक्रिया कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पे एक सेगमेंट किया। ये ज़रूरी है बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ जो अगले मेहमान मौजूद हैं, आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा हसन सतपारा साहब का, जो कि तमगा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल कर चुके हैं और एक बेहतरीन कॉन्करर हैं। उनके बेटे हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो उन्हें वेलकम करेंगे। आरिफ हसन सतपारा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए। इसी के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं वो एक बेसिक माउंटेन गाइड हैं। वो लोगों को गाइड करते हैं सिचुएशंस के हवाले से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हवाले से, लोगों को बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज हम उनसे भी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद नज़ीर सतपारा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अबू जफ़र साहब, आपसे स्टार्ट लूँगी। बहुत सोशल मीडिया में पॉपअप हो रही है स्टोरी, और ज़ाहिर है हर किसी को इस बारे में पता है कि वो गए थे और बड़ी धूम से गए थे और अभी वो कुछ अरसे से लापता है। तो ये क्या सिचुएशन हुई, क्या उनके साथ हुआ, ज़रा शुरू से हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी हाँ, मैं ज़रा बैकग्राउंड आपको बताऊँगा कि दुनिया में जो 14 चोटियाँ हैं 8000 मीटर से बुलंद, वो समर में सब ने बहुत से क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने कंकर कर ली हुई हैं, लेकिन विंटर में ये 14 चोटियाँ अभी तक सर नहीं हुई थी। अच्छा। तो उसमें से 13 सर हो चुकी थी, K2 रह गया था जिसको 6 दफ़ा अटैम्प्ट पहले हो चुकी थी, तो उसको कंकर नहीं किया जा सका था। इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में माउंटेनियर्स और टीम्स आई हुई थी और उनका ये ख्याल था कि वो इस दफ़ा इंशाल्लाह कंकर कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो एक नेपाली टीम थी जिन्होंने पहले इसको सबमिट किया, वो बहुत ही एक्सपर्ट और ट्रेंड लोग थे और उन्होंने नेपाल में एक्मलेटाइज होके वो एज ए टीम यहाँ आए थे। सही। और उन्होंने जब सबमिट कर ली, बिल्कुल वो ट्रेंड थे, उनको पहले विंडो एक मिला, एक वेदर का बड़ा शॉर्ट मिलता है, तो उसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेल करते हुए उसको कंकर कर लिया। अब बाकी जो क्लाइंबर्स वहाँ को 40 के तादाद में और भी मौजूद थे, जिसमें अली सतपारा भी थे और उनके साथ उनके टीम के 2 और मेंबर भी थे, वो भी इसी उसमें क्लाइंब कर रहे थे। वो पहली अपॉर्चुनिटी जब उनसे मिस हो गई तो उसके बाद उनको दोबारा रीगैदर करना अपनी क्या कहते हैं एनर्जी को, और दोबारा उसके लिए कैंप 1 से नीचे आके चार्ज होना, दोबारा जाना, तो वो उसमें उन्होंने दोबारा एक अटैम्प्ट किया। सही। उस अटैम्प्ट में जब कैंप 3 से जब वो फाइनल अपनी सबमिट के लिए पुश के लिए मूव किया, तो उसके बाद जब उनका बेटा भी उनके साथ था, 2 कोपेमा भी साथ थे, और तो बॉटल नेक के करीब जो उनके बेटे ने बताया है, हम बात करेंगे जो फैक्ट्स हम तक पहुँचे हैं। सही। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो आपने जैसे मीडिया में बात की कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती रही हैं, और उस हवाले से हक़ाइक़ क्या है। हक़ाइक़ तो क्योंकि एक्सीडेंट जो हुआ है या जो इंसिडेंट हुआ है उसका कोई विटनेस नहीं है। आखिरी विटनेस उनका बेटा ही है जिसने उन्हें बॉटल नेक तक देखा और उसकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उसको नीचे आना पड़ा। तो उसने जब 8200 मीटर के करीब उस टीम को जाते हुए आखिरी देखा, और उसके बाद उसका कोई उनका विजुअल कांटेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन कांटेक्ट नहीं है, तो उसके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, ये हम कुछ नहीं कह सकते। हम एज्यूम ही कर सकते हैं कि जो सर्कमस्टांसिस थी, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट थी, उनमें उनके साथ क्या हो सकता है। और इसी तरह की जो और इस हाइट के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं।
तो उन एजम्पशन के ऊपर मैं रेफ़र करूँगा हमारे जो वैसे तो मीडिया में हर बंदा स्कोर करने के लिए अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बहुत सी बातें कर रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी इतना नहीं पता होता कि वहाँ चेन ऑफ कमांड क्या है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या हैं, वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कम्युनिकेशन की कि वो हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बैटरी भी लो होती है, इक्विपमेंट भी जो है बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो उस सिनेरियो में नज़ीर अहमद साबिर साहब हमारे को पैमा हैं, जब्बार भट्टी साहब हैं, उनके भी व्यूज़ आए हैं जो बड़े ऑथेंटिकेटेड और बड़े जिसे हम कहते हैं कि वो वैलिड किस्म की उनकी असेसमेंट और एनालिसिस है कि वो अजम्पशन के ऊपर हम यही कह सकते हैं कि उनका कोई एक एक्सीडेंट हुआ होगा। और एक्सीडेंट की वजह से वो या तो एवलांच में आ गए हैं या वो क्या कहते हैं किसी कैरेविस में वगैरह में आ गए हैं, क्योंकि उनकी बैटरी का जो है ना वो लिंक ख़त्म, बैटरी डाउन हो गई थी। और ये मुमकिन नहीं है कि बैटरी जो है वो इतनी कम लेके गए हों और किसी उनकी एरर की वजह से वो एकदम डाउन हो गई हो। सही। तो वो जो बेस कैंप में भी जो लोग मौजूद हैं उनका भी यही ख्याल है कि जो बैटरीज की डाउन होने की वजह से या किसी भी वजह से उनकी कम्युनिकेशन जो मुनक़ता हो गई थी, वो इस चीज़ का मतलब कि यकीन से कहते हैं या अज्यूम करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ होगा। अब इतनी हाइट के ऊपर किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उससे पहले भी अगर हम देख लें कि निसार सतपरा कई साल पहले वहाँ से जो है वो लापता हुए थे, तो अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिल सकी। तो वहाँ पे उस एक्सीडेंट के बाद जो वहाँ पे रेस्क्यू करना है या इवैक्यूएशन करनी है या आइडेंटिफाई करना है, इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। आप वेदर के हवाले से और जिस पैमाने पे आप ऊंचाई पर हैं, वहाँ पर आप हर चीज़ को नहीं वो मेजर कर सकते कि किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। जी, मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगा पाकिस्तान आर्मी को, उन्होंने इसके अंदर बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया। आपने देखा हमारे जो टूरिज़्म के जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी, इन सब ने जो है इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट और अहमियत देते हुए इसके लिए 3, 4, 5 दिन तक लगातार जो है हमारे हेलीज भी जाते रहे। और उन्होंने रिस्क भी लिया इस चीज़ का कि वो अपनी जो उनकी लिमिट है उससे ज़्यादा जाके उन्होंने सर्च किया। उसमें उन्होंने उनके बेटे को भी साथ लिया जो क्लाइम कर रहा था, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, आखिरी पॉइंट भी वो जज कर सके। सही सही। इसी तरह वहाँ जो बेस कैंप में लोग थे, 2 नेपाली को पैमा थे, एक ने अभी विंटर में सर की थी, दूसरे ने 2-3 दफ़ा K2 सर की थी, उसको भी उन्होंने अपने एयरलिफ्ट किया वहाँ से बेस कैंप से। इवन सतपरा गांव से भी लोग गए जो बड़े हाई एल्टीट्यूड के क्लाइंबर्स थे, तो उन्होंने भी इसको सारी टेक्निकल सपोर्ट देते। और आर्मी की इटसेल्फ बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, उन्होंने बड़े अच्छे रेस्क्यू किए हैं और उनको अवार्ड्स मिले हैं। फॉरेन गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिए हैं हमारे जो रेस्क्यू के जो एक्सपर्ट्स से। तो उसमें जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और लोकल लोगों ने भी इसमें सपोर्ट किया, तलाश करने की कामयाबी नहीं हो सकी। तो सोशल मीडिया पे लोगों का ये कहना कि जी, और इसी वजह से अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान जो रिलेक्टेंट रहा कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें जो है ऑथेंटिकेशन नहीं है और उसके अंदर हम कमेंट्स दें, उसके ऊपर हम जो है क्या कहते हैं उसको फॉरवर्ड करें। जैसे हर वेबसाइट और हर इंडिविजुअल जो है अपना सोशल मीडिया पे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और स्कोर करने के लिए करता है। तो यहाँ तो बैरून मुल्क बैठे हुए जो कभी जिन्होंने क्लाइम नहीं किया वो भी इस तरह का बयान देते हुए हमने सुना कि जी 60% फर्टिलिटी रेट है K2 के ऊपर। हालांकि इसी सीज़न के ऊपर जो हाईएस्ट रेट है उसमें भी कोई 50 के 60 के दरमियान क्लाइंबर मौजूद थे, उसमें से सिर्फ 3 फर्टिलिटी अभी तक वो भी कंफर्म नहीं हुई है। तो हम इस तरह नहीं कह सकते और हमें इस तरह से सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करके इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है अभी ISPR से आ रही हैं या वहाँ के DC से आ रही हैं, तो दैट इज़ अ रियल सिचुएशन। एग्जैक्टली वही वाली बात है कि 10 मुंह होते हैं और 10 बातें होती हैं, लेकिन फिर भी आपको हर किसी की बात पे भरोसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, आप ये देखें कि जो उनसे इंटरलिंक्ड लोग थे वो क्या बात कर रहे हैं। और जैसे अभी हमारे साथ आरिफ साहब आप भी मौजूद हैं, आप सेम गांव के भी हैं और रिश्तेदार भी हैं उनके, तो जो अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि सारे वेल इक्विप्ड होते हैं और बैटरी का भी इशू है, तो थोड़ा मुझे रीज़न्स के हवाले से बताएं कि क्या आपको लगता है कि किस तरह की रीज़न्स जो हैं वो पेश आई होंगी जिसकी वजह से वो लापता हुए। देखिए ना जी, जिस तरह से हाई एल्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो 8000 मीटर से ऊपर वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना चरण जा सकता है ना परन जा सकता है। इवन कि अगर कोई क्लाइंबर भी जाता है वो मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -80 तक गिरता है वहाँ पे।
और समर में -50, 60, 70 होता है, अब तो विंटर में -80 तक गिरता है वहाँ पे टेम्परेचर। और जो विंड का जो प्रेशर होता है वो समर में 30 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड चलती है। अब ये तो विंटर में क्लाइम करने जा रहे थे, विंटर में वेदर का भी इशू आ जाता है वहाँ पे। विंटर में जो विंड चलती है, विंड का जो प्रेशर होता है वो 35-40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी वहाँ पे विंड चलती है। उसके बाद जो जिस पॉइंट पर जो साजिद सतपारा ने वो डिक्लेयर किया था कि इस पॉइंट पे मैंने क्लाइंबर्स को ऊपर चढ़ते हुए देखा था, उनके वालिद जो मोहम्मद अली सतपारा साहब हैं उनको क्लाइम करते हुए देखा था। उस पॉइंट को डेंजर जोन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेथ रेशियो उस पॉइंट पर ज़्यादा है। वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो बोतलनेक का पॉइंट है वो थोड़ा सा क्लाइंबर्स के लिए रिस्की हो जाता है। वहाँ पे अवलांचेस के ख़तरे ज़्यादा हैं, ऊपर आइस के बड़े तोदे बने हुए होते हैं। बंदा अगर मामूली सी भी उसकी गलत मूवमेंट हो जाती है तो ऊपर से वो तोदे गिर जाते हैं, बर्फ़ानी तोदे जो होते हैं। इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं उस पॉइंट पर। उस पॉइंट पर रोप्स के कटने के भी खर्चात ज़्यादा होते हैं। उसके बाद उधर से पत्थर आने के भी खर्चात ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्लाइंबर 8000 बुलंदी तक क्लाइम कर चुका होता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी वीक हो जाती है उस पॉइंट पर। तो एनर्जी वीक होने की वजह से उनकी वो स्लिप होने के भी खर्चात बढ़ जाते हैं। तो ये सारे रिस्क्स वहाँ पे उस पॉइंट पर होते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन की हम अगर बात करें, ऑक्सीजन न होने के बराबर होता है। इस वजह से कोई चरण परन वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्लाइंबर्स हजरात जो होते हैं दुनिया में वो विद ऑक्सीजन जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके साथ होता है। अभी रिसेंटली जो नेपाली शर्पास ने K2 क्लाइम किया था, उनके एक मेंबर के साथ यही सीन हुआ था कि वो ऑक्सीजन, उनका एक मेंबर का ऑक्सीजन सिलेंडर उस पॉइंट पर फट गया था सर्दी की वजह से। वहाँ पे जो कैमरास होते हैं या उनके जो वॉकी टाकी सेट्स होते हैं वहाँ उनकी बैटरीज काम नहीं करती। वो हाइट की वजह से, चाहे वो कम्प्लीटली फुल चार्ज हो फिर भी कम काम करती हैं, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स इशू और इस तरह टेम्परेचर का, हाइट का ये इशू आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और अगर उनकी कम्पिटेंसी की हम बात करें तो मोहम्मद अली सतपारा दुनिया के मशहूर कोहपेमा हैं, तगड़े हैं। और उनके साथ जो फॉरेनर जो क्लाइंबर थे वो भी माशाल्लाह से तगड़े थे। उनकी कम्पिटेंसी और उनकी स्किल्स और टेक्निक्स को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो नो डाउट कि K2 सबमिट करके वापसी में ही हुआ होगा। क्योंकि जब बंदा जा रहा होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, उसकी अपनी हिम्मत के हिसाब से वो बंदा मूव करता है। वापसी में बंदे की एनर्जी काफ़ी वीक हो जाती है, चलने में मुश्किलात आ जाते हैं, उनको हाइट का इशू लग जाता है। क्योंकि उनके तो बेटे भी साथ थे ना, जो बॉटलनेक पे आखिरी उनसे मुलाकात हुई है, तो उनके बेटे ने क्या बताया कि वो सर कर लिया था, वापसी की रास्ते में थे या हम जा रहे थे, उन्होंने क्या बताई ये बात? साजिद सतपारा ने कहा था कि जब वहाँ पे बोतलनेक के जो पॉइंट है जो 8200 से ऊपर आ जाता है, बोतलनेक का जो पॉइंट है, वहाँ पर जब पहुँचे थे साजिद सतपारा का जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसका जो रेगुलेटर वो लीक कर रहा था। अच्छा। और उसकी थोड़ी सी मेंटली वो थोड़े से डिप्रेस्ड थे साजिद सतपारा, और उनको थोड़ा सा उनकी जो हेल्थ कंडीशन वो थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी। तो साजिद सतपारा वहाँ से लौटे थे। अच्छा। इस वजह से। और उनको नहीं पता कि वो ऊपर गए मजीद कितना? नहीं, उसको किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका जो GPS था वो उसने काम करना छोड़ दिया था। उनके पास जो हैंडसेट था वॉकी टाकी का वो भी उसने भी काम करना छोड़ा हुआ था। तो साजिद सतपारा ने कहा था कि कोई 150 मीटर नीचे आके ऊपर वो उसने जब देखा तो मोहम्मद अली सतपारा के साथ जो 2 क्लाइंबर्स थे वो क्लाइम कर रहे थे बोतलनेक के पॉइंट पर। अच्छा। उसके बाद ना किसी से कम्युनिकेशन ही हुई है, और नज़र भी कोई नहीं आया, नज़र भी किसी ने न देखा है। इसके बाद साजिद सतपारा Camp 3 में आके वेट करते रहे कि वो जब क्लाइम करके आएंगे उनको पानी पिलाएंगे। हाँ। और अपने टेंट की जो लाइट है वो उन्होंने ऑन रखी है ताकि उनको रास्ते नज़र आ जाए, उनकी जो कैंप है वो नज़र आए। तो उसके बाद कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन जो उनकी कम्पिटेंसी है, उनकी जो स्किल्स हैं, उसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं यकीनन कि वो सबमिट करके वापसी में उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ होगा, ये ट्रेजेडी हुई है उनके साथ। तो वहाँ पे अब बंदा वो स्लिप हो जाता है या अवलांच में आ जाता है तो बर्फ़ के नीचे दब जाता है, और अगर स्लिप हुआ हो तो फिर कैरवेसिस में बंदा जाने के चांसेस होते हैं। जब बंदे कैरवेसिस में जाते हैं तो कैरवेसिस मुख्तलिफ डीप के होते हैं, काफ़ी गहरी कैरवेसिस भी अगर सरवाइव किया होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक ज़रूर मिलता, कोई कांटेक्ट बन जाता, कम्युनिकेशन हो सकती थी। और उस पॉइंट पर बंदा अगर ज़िंदा भी हो, बंदा
किसी जगह में फंसा हुआ हो तो वो मैक्सिमम 30 मिनट्स तक सरवाइव कर सकता है। अच्छा, उस टेम्परेचर उसके में, बाद उस नहीं। अल्टीट्यूड में, तो उससे ज़्यादा बंदा सरवाइव नहीं कर सकता। इसमें दो सिचुएशन है ना सबसे, एक तो क्रेवेस है ना, क्रेवेस में अगर वो जाता है जो बड़ी नैरो होती है, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें आप 30 मिनट कह सकते हैं। लेकिन जो ओपन है, अगर आप नॉन मूव रहें, स्टैटिक रहें, तो उसमें एक्सपर्ट्स ये कहते हैं 8 से 10 घंटे आप सरवाइव कर सकते हैं कि इतने कम टेम्परेचर के ऊपर। और वही वाली बात है, इक्विपमेंट आपके पास प्रॉपर हाँ जी, वही ना, अगर आप आपके पास मूवमेंट है तो नहीं, अगर आप खड़े हुए हैं ओपन उस पे, तो उसमें और सिचुएशन, अगर आप क्रेविस में गिरे हैं तो उसमें और सिचुएशन है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी उसको सबमिट करने का, वो देखना बहुत से टीवी ने खबर भी चला दी मैंने जैसे कहा, स्कोर करने के लिए सबमिट का के लिए हमें मुश्किल पेश आ रही है उसको बिलीव करने के लिए कि उनकी जो क्लाइंबर्स थे, उनकी कम्युनिकेशन का जो डिसाइड किस्म का जो रोल था, वो ये था कि उन्होंने अपनी वाइफ को कम्युनिकेट करना था सबमिट से। और सबमिट से कम्युनिकेट करने के बाद उनकी वाइफ ने बेस कैंप में उनके मैनेजर को कम्युनिकेट करना था, उसके बाद उनकी खबर आनी थी। अगर वो उनकी बैटरी एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो इट मीन्स के दे हैव नॉट रीच्ड ऑन द टॉप, कोई और वरना अदरवाइज वो कम्युनिकेशन हो चुकी होती। तो इसलिए उसके लिए पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हैं कि ये इसको ये कहना ज़रा मुश्किल होगा साबित करना कि उन्होंने सबमिट कर ली थी। लेकिन इस अगर सबमिट कर ली थी तो वाई दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड उनके साथ। और उनकी कम्युनिकेशन का एक ख़ास टाइम होता है जिसके ऊपर करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में भी एक तरीक़ाकार होता है, तो वो क्यों नहीं हो सकी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कि हमें कहते हैं कि या हमें इस तरफ अज्यूम करने के ऊपर आर्गूमेंट्स हैं कि जी वो कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। और जैसे इन्होंने बताया कि जी वो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, सब कुछ था, विंड ज़्यादा चल रही थी, और आपको मालूम है कि वो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, तो जितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, नेचर है वहाँ पे आपका एक छोटी सी गलती जो है, पाँव का स्टेप गलत पड़ना ही आपको जो है मौत के मुंह में ले जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फिर कई दफ़ा आप कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी पुराने कॉन्करर क्यों ना हो। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने अभी बताया कि वो पहले एक अटेम्प्ट कर चुके थे, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो एनर्जी को गैदर करना और स्पीड में जाना, और उसमें फिर चैलेंजेस आ जाएं, तो आप जितने भी स्किलफुल क्यों ना हो, तो नेचर से आप नहीं लड़ सकते। सही बात है। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं नज़ीर साहब आपकी तरफ लेकर आऊँगी। ज़ाहिर माउंटेन गाइड हैं आप, तो बेस कैंप से लेकर ऊपर जाने तक आप किस तरह की गाइडेंस देते हैं लोगों को, और आप अब क्या एज्यूम करते हैं कि किस तरह के फ्लॉज हुए होंगे जिसकी वजह से वो इस वक्त इस कंडीशन में हैं, जो लापता हैं और हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे उनसे। बाजी बात ये है, अभी आरिफ साहब और सादिक भाई ने तफसीली गुफ्तगू की, ठीक है नहीं, तो ख़तरात तो जब घर से निकलते हैं कोहपेमा के लिए ख़तरात ही, रास्ते में हज़ारों किस्म के ख़तरात मोड़ लेने के बाद जो है वो बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। बेस कैंप में बैठ के फिर हम लोग गाइड करते हैं कि भाई इधर से आपने आगे रॉक फिक्स करना है, अच्छा ठीक है नहीं है, क्योंकि इधर से लानी आता है, इधर से ये ख़तरात है। ये सारी चीज़ें पहले ही आप गाइडेंस दे रहे होते हैं इस बात की। ओके। तो उसके बाद फिर वो ख़ुद भी एक्सपीरियंस रखते हैं, वो उसी हिसाब से वो चलते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। अब ये सर्दियों के मौसम में जो है, एक तो वैसे बाहर में इतने बड़े ख़तरात से खेल के आदमी फिर भी नाकाम होता है, तो इस विंटर में करना ये तो कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है ना। आदमी को बस जब वो अटैक के लिए निकलते हैं तो समझो कि मौत के साथ गले लगा के वो निकल जाते हैं। अच्छा, कोई मैप वगैरह भी आप लोग उनको देते हैं या वो पूरा नक्शा अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि हाँ जी इस तरह से यहाँ वहाँ पे नक्शा निकाल के देखना नहीं होता है। अब उनको एक ब्रीफ करते हैं, हम लोग ब्रीफिंग देते हैं कि भाई आपने इस तरह चलना है, इस तरह ऊपर निकलना है, ठीक है ना, इधर से ये क्रॉस करना है, ठीक है ना, इस तरह फिर आपने राग को फिक्स करना है। तो अब ये विंटर में तो बस मौत जो ही निकला मौत के साथ गले लगाना है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, गाइडेंस के साथ साथ जो जा रहे होते हैं उनका जो इक्विपमेंट होता है वो आप प्रॉपर चेकिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें आप लोग डबल चेक करते हैं उस चीज़ को? बिल्कुल चेक करते हैं ताकि तो कोई चीज़ हाँ ना कोई इक्विपमेंट चेक किए थे तो उसमें आप क्या बताते हैं कि जो उनकी रोप्स थी, जो उनके पास सिलेंडर्स थे या जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स थे उनको सिक्योर रखने के लिए वो प्रॉपर थे?
बिल्कुल बराबर से वो क्लाइंबर्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट से पहले वो अपने जो इक्विपमेंट उनको चाहिए होता है, उनके लिए फूड चाहिए होता है, एल्टीट्यूड फूड होता है, और जो उनके लिए रोप्स चाहिए होती हैं, जो रोप फिक्सर होता है, एल्टीट्यूड पोर्टर कहते हैं उसे, वो ये सारी चीज़ें वो अरेंज कर लेता है। उसके बाद अपना वो लगेज बनाता है, फिर उसके बाद वो पहले मूव आउट करता है आगे की कैंप्स की तरफ। अच्छा। और वो रोप फिक्स करके, और ख़ास रूट होता है, उस रूट में रोप फिक्स करते हैं, कैंप इंस्टॉल करते हैं कैंप 3 कैंप 4 तक। उसके बाद जाके फिर बेस कैंप में आके वो एनर्जी गेन करते हैं, अच्छा। रेस्ट कर लेते हैं, और विंडो की वेट करते हैं, कोई अच्छा सा विंडो मिल जाए, कोई 4-5 दिन का विंडो अगर उनको वेदर का अच्छा मिल जाता है तो फिर वो जाके अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा। तो विंटर में, समर में बड़ी मुश्किलात होती हैं उस जगह में वेदर के लिए। तो अभी विंटर में तो मोस्टली क्लाउडी और बर्फानी होता है मौसम, एग्जैक्टली, और वो विंड अगर चल रही है तो बर्फ के दौरान तो फिर आपको कुछ नज़र भी ना आए, नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से जो उनके साथ जो मसला पेश आया था, जो लैक ऑफ सोर्सेज की वजह से, अगर उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, ऐसे वहाँ पे चीज़ें होती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी होती, जिससे वो पता लगा सकते कि विंडो इतने ड्यूरेशन की है, तो वो उस हिसाब से मूव करते। जो नेपाली ने सबमिट किया था, उनके पास जो आको वेदर एक इंटरनेशनल वो सर्विस प्रोवाइडर हैं वेदर की फोरकास्ट के लिए, उन्होंने वो सर्विस ली हुई थी मेरी इतला के मुताबिक, और उनको हर घंटे आधे घंटे बाद उनको अपडेट वहाँ उसके सैटेलाइट के जरिए मिल रही थी। और ये बात कहना कि जी वो उनका जो इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें हैं जैसे उन्होंने बताया कि उस पर तो कोई कम्प्रोमाइज़ है ही नहीं ना, कि उसके अंदर कोई वीकनेस रह जाए, कोई कमती रह जाए, कई 100%। तो उस हवाले से जो इक्विपमेंट की बात है, जो उनकी नॉलेज की बात है, स्किल्स की बात है, रूट की बात है, रूट भी ट्रेडिशनल एक एस्टेब्लिश हुआ हुआ है जिसी पे जाते हैं, तो वो फैक्टर्स तो उसी तरह ही हैं जब भी आप जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर जो हमें जो महसूस होता है वो नेचर का ही है, कि वो नेचर ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसको आप नहीं किसी तरह भी कंप्लीटली काउंटर कर सकते। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हमें बताएं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें उनका जो रेस्क्यू का जो एक प्लान चल रहा है वो किस हद तक पहुँचा है आगे, और कहाँ आगे आप लोग और चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ नहीं हो सकती तो फिर आप दूसरे तरीके से रेस्क्यू टीम करें? और देखिए, इसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है कि वो कहाँ पे हैं, तो उसके लिए हेली सर्विस भी गई है, C-130 भी गया है, एवरी रिसोर्सेज पाकिस्तान आर्मी ने उनको प्रोवाइड किए हैं, और उसमें हर मुमकिन कोशिश की है। कई दिनों तक मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री का लार्जेस्ट रेस्क्यू या सर्च जो है ऑपरेशन होगा जो हुआ है, और जिसमें हाईएस्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई है, इंफ्रारेड की जो है चीज़ें, उस तरह से इन्होंने उसको यूज़ किया है। अब अल्टरनेट तो हमारे पास इस सिचुएशन में यही रह जाता है कि जी हम एक फिर ग्राउंड के लिए भेजें, और ग्राउंड एक्सपेडिशन जिसके लिए आपको आप ये देख लें कि खुद जिसने क्लाइम करना है उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, और जब किसी न किसी को उस इलाके में, बड़े इलाके में सर्च करने जाना है तो वहाँ पे उसकी सर्वाइवल के क्या रेट होंगे। तो अनदर रिस्क फॉर ग्राउंड सर्च जो है वो उसको हमें देखना होगा। तो वो आई थिंक क्वाइट चैलेंजिंग कि पहले भी इस लेवल के ऊपर जो लोग जो है लापता हुए हैं उनको सर्च करना। इवन मैं आपसे शेयर करूंगा, सर वाली पीक 6000 मीटर पीक थी, इसके ऊपर चंद साल पहले 3 नौजवान लड़के जो है लापता हो गए 5000 मीटर के ऊपर। उसके ऊपर अल्पाइन क्लब ने 3 जो है टीमें भेजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प से, सपोर्ट से। वो हसन सतपरा भी उसमें गए सर्च करने के लिए, और भी अच्छे हाई अल्टीट्यूड के जो गाइड्स थे वो भी गए। लेकिन वहाँ की जो लैंडस्केप है, वहाँ का जो है क्या कहते हैं रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं, वो 5000 मीटर पे भी बहुत ज़्यादा थे, और वो कई दिन वहाँ सर्च करके वो उनको लोकेट नहीं कर सके। तो इसलिए आपको क्या लगता है कितने % चांसेस हैं कि उनको रेस्क्यू कर सकते हैं अगर इस वक्त की जो सूरत है? उनके बेटे ने खुद कह दिया कि वो जो है मतलब उनकी बॉडी को ही हम एवैक्यूएट करेंगे, तो उनका है तो चांसेस तो एक मिरेकल ही है जो पूरी कौम एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि सतपरा ने हमारे मुल्क के लिए, हमारे उस शान के लिए जो कुर्बानी दी है। उनका थीम जो मुझे भी पता चला है कि वो इसको डेडिकेट करना चाह रहे थे कश्मीरी फ्रीडम के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो वो उनका काज था, और उन्होंने वो रिस्क लिया, और वो इस तरह से उस बाज़ लोगों का जैसे कहना है कि वेदर की भी शायद फोरकास्ट में थोड़ा सा एक फैक्टर था कि जो स्पीड विंड की ज़्यादा थी, उस पर नहीं जाना चाहिए था। और वेदर फोरकास्टिंग में कभी भी ऊपर नीचे चीज़ें तो हो सकती हैं। और दूसरा वो इतना लॉन्ग टर्म वहाँ बेस कैंप में रहना और विंडो का वेट करना, एक अटैम्प्ट करना, फिर नीचे आ, फिर दूसरी दफ़ा, तो
तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए था। तो लेकिन उनकी एक पैशन था कि उन्होंने 8 चोटियाँ सर की थी और पाकिस्तान के अंदर एक K2 है, तो वो भी पाकिस्तानी होने की हैसियत से उसका परचम लहराएं। तो उस ड्रीम के लिए पूरी नेशन जो है वो मिरेकल का ही इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अब इस सिनेरियो के बाद जो इम्पैक्ट होगा अब लोगों पे और बाकी उनके टीम मेंबर्स पे, वो किस तरह का होगा? देखें, इसका इम्पैक्ट देखें, पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, नेपाली टीम ने सर की तो पाकिस्तान तो हिम्मत बढ़ी और मीडिया ने पूरी वर्ल्ड में इसको पिक किया और इंट्रोड्यूस कर दिया पाकिस्तान के टूरिज़्म और ये जो एडवेंचर और माउंटेनियरिंग के पोटेंशियल को। सही। एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानी जो यूथ है वो भी इस पे अट्रैक्ट हुई और वो भी इसके ऊपर जब सोशल मीडिया में एंगेज हुई तो उन्होंने भी अल्पाइन क्लब से रब्ता करना शुरू कर दिया और वो अपनी इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। इसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट तो यही है कि हम इससे क्या लर्न कर रहे हैं, क्या आने वाले जो यूथ है जो और 8000 मीटर चोटियाँ बुलंद कर सर कर चुके हैं और 14 की दौड़ में हैं, उनके लिए हम क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे सरबाज खान पिछले दिनों आपकी मुलाकात यहाँ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं भी वो 14 की दौड़ में हूँ। तो अब इन लोगों को हमें फैसिलिटेट करना है जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाह रहे हैं और साथ साथ जो यूथ इस स्पोर्ट्स में अट्रैक्ट हो रही है, एक चैलेंजिंग और एक डिफ़िकल्ट किस्म की जो है, जिसमें आपको अपनी करैक्टर बिल्डिंग होती है, आपकी अपनी लर्निंग होती है और आप एवरीडे लाइफ के अंदर जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी लर्निंग के आउटकम्स को, और एक बेहतर तौर पे इंसान और एक बेहतर तौर पे शहरी बन सकते हैं। तो वो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जिसको अभी हमें समेटने की ज़रूरत है और जो स्टेक होल्डर हैं वो अपनी सिनर्जीज बिल्ड करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक जो है चैलेंज जो है वो एक अपॉर्चुनिटी में हम कन्वर्ट कर पाएंगे और उसके बहुत ज़्यादा हम समरात हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, सारे पॉजिटिव थॉट्स तो होनी ही चाहिए और उम्मीद अच्छी चीज़ की करनी चाहिए, बल्कि हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है कोई वाकई जिस तरह से आपने कहा मिरेकल वो दिखा दे और मोहम्मद अली सतपारा साहब वापस आ जाएं। लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता कोई उनके साथ इंसिडेंट हो गया है तो एटलीस्ट हमारी यही दुआ है कि उनकी बॉडी तो हमें मिल जाए। और इस सेगमेंट का मकसद ही यही था कि हम उनकी इन सिनेरियो को डिस्कस करें और जो सोशल मीडिया पे जो उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, लोग एजम्पशंस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उन सारी चीज़ों को एक हकीकत के तौर पे ना लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जैसे आज हमने बात की है उन चीज़ों को जो है वो सामने रख कर चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच कि आपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आज हमें बताया, हमें सारी सिनेरियो और सिचुएशंस के बारे में आगाही दी। आरिफ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, नज़ीर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।